नमस्ते एंड वेलकम टू द लैब्रियो कंप्लायंस हब पॉडकास्ट, जिसका नाम है कंप्लायंस की बात। और मैं गायत्री चौहान को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ लैब्रियो कंप्लायंस हब प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करती हूँ। आपको पता ही है, इस पॉडकास्ट में हम एचआर से रिलेटेड, कंप्लायंस, पेरोल और लेबर लॉ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेते हैं, बिल्कुल भी सिंपल तरीके से, ताकि आपको वो समझने में आसानी हो और अप्लाई करने में भी आसानी हो। हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने 29 जो पुराने लेबर लॉ एक्ट्स है वो किस तरीके से 4 लेबर कोड्स में मर्ज किए गए वो देखा। हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने वेज कोड 2019 के बारे में जानकारी ली थी। आज हम जो दूसरा कोड है, जिसका नाम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और हमेशा की तरह ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है मिस्टर जय शाह, जो फाउंडर और डायरेक्टर है लैब्रियो कंप्लायंस हब प्राइवेट लिमिटेड के। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड और आज के क्वेश्चन और आंसर। हाय जय। तो आप तैयार हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए? यस। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पीएफ की एप्लीकेबिलिटी जो है वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में चेंज हुई है या सेम है? नहीं, वो सेम ही है, मगर थोड़ी सी चीजें चेंज हुई है उसके अंदर। जो पहली चीज चेंज हुई है वो पहले स्केड्यूल स्पेसिफाइड इंडस्ट्री को ही है ना पीएफ एप्लीकेबल था, कुछ को नहीं था। बट नाउ दे हैव रिमूव दैट पार्ट के भाई 20 और मोर एम्प्लॉयज जो भी एस्टेब्लिशमेंट में रहेंगे उनको पीएफ एप्लीकेबल रहेगा। जो पहले भी वही था 20 और मोर, बट कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफाई की गई थी, अब वो रिमूव कर दिया गया था। और सेकेंड जो चेंज आया है उसके अंदर वो आया है सेक्शन का चेंज आया हुआ है। सेक्शन का चेंज इन द सेंस क्या है कि पहले जो 20 और मोर एम्प्लॉयज के लिए जब भी रजिस्ट्रेशन लेते थे तो अंडर सेक्शन 13 के अंदर लेते थे, अब वो अंडर सेक्शन 14 में लेना होगा, जहां पर एप्लीकेबिलिटी का भी चार्ट दे दिया गया है, जहां पर शेड्यूल 1 में दिया गया है। जहां पर कॉलम 1 आपका रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर, कॉलम 2 जो रहेगा वो चैप्टर रहेगा, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, ग्रेचुइटी, ये सब चैप्टर के नेम रहेंगे। और चैप्टर कॉलम 3 में जो रहेगा वो रहेगा आपका एप्लीकेबिलिटी, जहां पर लिखा है 20 और मोर एम्प्लॉइज, तो आपको पीएफ एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कोई भी अब इंडस्ट्री है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है वेयर देयर इज 20 और मोर एम्प्लॉय आर वर्किंग, देन एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर दैट एस्टेब्लिशमेंट और द इंडस्ट्री। अच्छा, पहले ऐसा था कि पीएफ में एक प्रोविजन थी कि अगर किसी को वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन करना हो तो वो सेक्शन 14 के अंडर कर सकते थे, तो क्या अभी भी ये ऐसा ही है? हाँ, अभी भी वॉलंटरी कवरेज है। यहाँ पर दो चीजें उन्होंने, एक चेंज हुआ है, पहले जैसे आपने बोला प्रीवियस जो सेक्शन था वो सेक्शन 14 था वॉलंटरी कवरेज में लेना। तो पहले व्यूअर्स को ये समझना है व्हाट इज द वॉलंटरी कवरेज। वॉलंटरी कवरेज यानी जैसे कि मैंडेटरी कवरेज है 20 और मोर एम्प्लॉइज के बाद, बट आपको तब भी 20 एम्प्लॉइज नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बट मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉय आर विलिंग टू गो फॉर द पीएफ स्कीम एंड एस्टेब्लिशमेंट आर ऑल्सो विलिंग टू गो फॉर द पीएफ स्कीम, तो वो लोग वॉलंटरी कवरेज, फॉर एग्जांपल के कोई ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 12 एम्प्लॉय है और उनको पीएफ के लिए जाना है, तो मैंडेटरी कोड अंडर सेक्शन 14 में नहीं ले सकते। 14 में जैसे बताया आपको मिनिमम 20 एम्प्लॉयज होने चाहिए, बट सेक्शन 15 में अगर वॉलंटरी कवरेज लेना है तो लेस देन 20 एम्प्लॉयज भी रहेंगे, बट मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉय आर विलिंग टू गो फॉर द वॉलंटरी कवरेज। तो 20 एम्प्लॉय से कम भी है तो अंडर सेक्शन 15 में आप लोग ले सकते हो। जो पहले भी था आज भी है, सिर्फ सेक्शन चेंज हुआ है, 14 से 15 हो गया। बट एक और प्रोविजन उन लोग ने ऐड किया है उसके अंदर, जो प्रोविजन है सेक्शन 15 के अंदर, प्रोविजन 1 के अंदर, कि जैसे क्या होता है कि कोई भी एक्ट आपको एप्लीकेबल हो गया तो फिर आप उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते। पीएफ में वही है, आज भी वही है कि भाई 20 एम्प्लॉय पे अगर आपने पीएफ एक्ट लिया, फिर आपके एम्प्लॉयज रिड्यूस भी हो गए तो आपको पीएफ एक्ट से निकल नहीं सकते। बट वॉलंटरी के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद भी आप 20 एम्प्लॉय से कम है, अंडर सेक्शन 15 में कोड लिया हुआ है, तो आप वापस है ना रिमूव हो सकते हो, आप एक से निकल सकते हो। वो एक अलग से प्रोविजन इन लोग ने दिया हुआ है, अंडर सेक्शन 15 में प्रोविजन 1 में ये दिया गया है ऑप्शन।
अच्छा जय, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने ये 2 क्वेश्चन में ही काफ़ी सारे सेक्शन बता दिए 13, 14, 15, तो ये इतने सारे सेक्शंस आप याद कैसे रखते हैं? बहुत इजी है। कभी भी एप्लीकेबिलिटी या फिर कोई डेफिनेशन का जो सेक्शन रहता है वो हमेशा, कोई भी एक्ट ले लो, सिर्फ मैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी या लेबर कोड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इनकम टैक्स कोई भी एक्ट ले लो, उसमें हमेशा जो सेक्शन 1 रहता है वो एप्लीकेबिलिटी के लिए रहता है और सेक्शन 2 जो रहेगा वो हमेशा जितने भी डेफिनेशन वो एक्ट के अंदर रहेंगे उसका ही रहेगा। तो ये बहुत ईजी है, मगर लोग ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करते कि भाई मेरे को सेक्शन 2 सेक्शन, कभी भी कोई डेफिनेशन देखना है तो आपको सेक्शन 2 में ही जाना पड़ेगा। सिर्फ कोड ऑन वेजेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी एक्ट्स के बारे में बता रहा हूं, उसमें सेक्शन 2 डेफिनेशन रहेगा और 1 एप्लीकेबिलिटी रहेगा। ओके, अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अभी पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि 20 एम्प्लॉइज का एप्लीकेबिलिटी है अगर पीएफ में रजिस्ट्रेशन करना होगा तो काफी सारी जगह पर मैंने एक कंफ्यूजन देखा है कि 20 एम्प्लॉइज सिर्फ ऑन रोल एम्प्लॉइज वाले ही कंसीडर करने हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स पे जो एम्प्लॉइज आते हैं वो भी करने हैं? हाँ, यहाँ पर एक्ट 1952 से वही है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। यहाँ पर व्यूवर्स को स्टडी करना पड़ेगा, सेक्शन 226 है एम्प्लॉय, उसका डेफिनेशन अगर आप स्टडी करोगे तो क्या लिखा है, एनी पर्सन हु एम्प्लॉयड ऑन वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर। तो कभी भी एक्ट एप्लीकेबल, क्योंकि हम लोग ने बहुत से पीएफ इंस्पेक्शन मैंने हैंडल किए हैं, तो उसमें हमेशा एम्प्लॉयर वही बोलता है मुझे पीएफ एप्लीकेबल नहीं है, मेरे सिर्फ 10 एम्प्लॉय है पर उसके 50 एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे। तो जब भी एप्लीकेबिलिटी की बात आएगी, कभी भी इंस्पेक्शन आएगा, तो हमेशा आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय दोनों एम्प्लॉय को कंसीडर करके आपको एप्लीकेबल है। तो जितने भी व्यूअर है, स्पेशली मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये गलती ज्यादा करते हैं एंड इसकी पेनल्टी एंड डैमेजेस बहुत ह्यूज है। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि भाई आपको काउंट के ऊपर जाना है, तब आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, और रिफर कीजिए सेक्शन 226 ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ओके, अब मैं आगे के सवाल की तरफ जाती हूँ। हमारा जो पुराना एक्ट था उसमें ना सीलिंग लिमिट डिफाइन कर दिया था, लेकिन अब जो ये नया कोड आया है सोशल सिक्योरिटी का, उसमें ऐसा लिखा है कि प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब सीलिंग लिमिट नोटिफाई हो गया है जैसे एक्ट नोटिफाई हुआ था, क्या है मतलब? नहीं, उसके अंदर भी किस तरीके से है कि आप जो बोल रहे हो कि एक्ट के अंदर बहुत सारी जगह पर ऐसा लिखा गया है एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही आप सेक्शन 289 है वेज सीलिंग फॉर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 आपका जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ओके, तो सीलिंग प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके लिए आपको क्या जाना पड़ेगा कि अंडर सेक्शन 164 में जाना पड़ेगा, रिपील एंड सेविंग। रिपील एंड सेविंग, तो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई दो चीजों पे जा रहे हैं कि जब एक्ट ही रिपील हो गया है तो सीलिंग तो अभी नहीं दिया है या परसेंटेज नहीं दिया है, तो मैं कैसे कंट्रीब्यूशन करूं, मैं क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। नहीं, कोई भी एक्ट आता है तो उसमें ऐसे सेक्शंस रहते हैं रिपील एंड सेविंग्स करके, यानी 164 सेक्शन 164 क्लियरली स्टेट करता है कि ये सब एक्ट है वो रिपील हो गए। एंड सेविंग्स, सेविंग्स मीन्स व्हाट, कि जब तक न्यू कोड के अंदर कोई स्पेसिफाई प्रोविजन नहीं सीलिंग का या परसेंटेज का नहीं बनता, तब तक आपको पुरानी ही जो प्रोविजंस है वो मेंटेन करने हैं। इसके अंदर भी मैं स्पेसिफाई करूंगा व्यूअर्स को, दे कैन चेक अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर बी के अंदर अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें उनको क्लियर कट पता चलेगा कि पीएफ कोई भी जो स्कीम है, पीएफ है, ईडीएलआई है, पेंशन है, ईएसआईसी है, उसमें लिखा है दैट इट विल रिमेन इनटू द फोर्स, ओके, इफ देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्टरी टू द प्रोविजन ऑफ द कोड, इट रिमेन इनटू द फोर्स फॉर द 1 ईयर, यानी 1 साल तक। जब अपना कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 21 नवंबर 2025 को ये इम्प्लीमेंट हो गया था, तब से लेकर 1 साल तक जितने भी पुराने प्रोविजन है विच इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू द करंट प्रोविजन, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो यही सब लोगों को है कि एक्ट रिपील हो गया तो हम क्यों फॉलो कर रहे हैं पुराने प्रोविजन। उसका रीजन एक ही है कि उसमें सेविंग
लिंक्स करके क्लोज दिया गया है। तो आप एक बार अंडर सेक्शन 2 पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगा, और वहां पर टाइम पीरियड दिया गया है कि 1 साल तक। और ऐसे भी अभी रूल आ चुके हैं, तो रूल्स आ जाने के बाद जो भी स्कीम्स है, स्कीम्स भी आ जाएगी। तो अभी तक जो जितनी भी स्कीम्स थी वो पुराने हिसाब से उनके जो पीरियड था वो पुराना था। अब किस तरीके से वो लोग बोलेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 या 27 जब भी आएंगे तो उस हिसाब से वहां पर रहेंगे। 101% 26 में ही आ जाएगी। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है 2026, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 2026, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्स, ये सबको 2026 ही बोला जाएगा। प्रीवियस एक्ट फिर ऑटोमेटिकली जितनी भी स्कीम्स है वो रिपील हो जाएगी, और 1 साल में ये सब नए स्कीम्स आना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ओके। तो अब मुझे ये पूछना है कि जैसे पहले बाइफरकेशन दिया गया था 12% या तो ईडीएलआई में कितना जाएगा, ईपीएस में कितना जाएगा, तो वो बाइफरकेशन वैसे यहाँ पर भी दिए गए हैं? वो तो एक्ट में, अगर वो एक्ट में ही आप जाओगे तो अंडर सेक्शन 16 के अंदर फंड करके दिया गया है, जहां पर क्लियर कट जो पहले भी हुआ करता था, दैट इज 8.33, 3.67 और ईडीएलआई, वो सब कुछ वहां पर ब्रीफ किया गया है। यानी वो एक्ट में ही आप अंडर सेक्शन 16 में स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके। अब मुझे ये बताइए कि ये पीएफ वेजेस में इंक्लूजन क्या होगा और एक्सक्लूजन क्या होगा? हाँ गायत्री, जैसे ऑलरेडी हमारा जो पुराना पॉडकास्ट है विच ऑलरेडी क्रॉस द 1500 आवर्स ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं इन लास्ट 4 मंथ्स के अंदर, तो उसके अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है, क्योंकि वेजेस का डेफिनेशन इन ऑल 4 कोड्स वो सेम ही है, इसीलिए वो पॉडकास्ट में हम लोग ने विथ इलस्ट्रेशन दिया गया है कि भाई क्या इंक्लूजन है क्या एक्सक्लूजन है। ओके, दैट इज द वन पार्ट हम लोग ने उसके अंदर दिया गया है। कि आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या वेजेस होगा, अब 2000 सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 2019 में सूर्या रोशनी, उसके बाद बहुत से लोगों ने, इट वाज फ्रॉम 1952 से ही वही कंटिन्यू करना चाहिए था, ग्रॉस माइनस एचआरए, बट आफ्टर कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बहुत से एस्टेब्लिशमेंट में ग्रॉस माइनस एचआरए कर दिया था। वंस अगेन आई एम सेइंग अब ग्रॉस माइनस एचआरए नहीं रहेगा, अभी जो इंक्लूजन आपका वेजेस है वही रहेगा। और फॉर इलस्ट्रेशन आपको पूरा समझना है तो आपको हमारा जो प्रीवियस पॉडकास्ट है डी कोड ऑन वेजेस वो आप स्टडी कीजिए, उसमें विथ इलस्ट्रेशन दिया गया है। बट पीएफ के लिए अब इंक्लूजन वेजेस रहेगा, अब ग्रॉस माइनस एचआरए के ऐसा नहीं रहेगा, देयर इज इंक्लूजन वेजेस एंड एक्सक्लूजन वेजेस। ओके, ठीक है। अब मुझे ये खुद को कंफ्यूजन है एक्चुअली, क्योंकि अभी ऐसे आ गया है कि स्विगी, जोमेटो, देन ओला, उबेर, ये जो गिग वर्कर्स जिनको हम कहते Yes. हैं, तो उनको भी अभी पीएफ का बेनिफिट मिलने वाला है। बट माय कंफ्यूजन इज कि उनको भी 12% पे ही कैलकुलेशन होगा एम्प्लॉयर का? नहीं, यहाँ पर लोगों को वही है कि भाई सबका 12% कटेगा, जितने भी गिग वर्कर्स यानी क्या है, दैट इज नॉट इनटू द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं होता है। अब ये गिग वर्कर कैसे होते हैं, मॉर्निंग में ऐप बेस उन्होंने लॉग इन किया, ठीक है, एंड दे आर वर्किंग फॉर द मल्टीपल वेंडर्स, कि भाई एक ही एम्प्लॉय है ना, वो जोमेटो के लिए भी वर्क कर सकता है, स्विगी के लिए भी वर्क कर सकता है, अलग अलग वेंडर्स के लिए वो काम कर सकता है, ठीक है। सो देयर इज नो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशन। सुबह लॉग इन किया, दोपहर को उसको मन नहीं हुआ उसने लॉग आउट कर दिया, देयर इज नथिंग लाइक परमिशन लेनी है, ठीक है। सो दे आर फॉलिंग अंडर द गिग वर्कर्स एंड एग्रीगेटर्स होते हैं जो ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, लोगों को ऐसा है कि दोनों का जो सिंपल एम्प्लॉय है, जहां एम्प्लॉयर रिलेशन बन रहा है, वहां भी 12% कटेगा और गिग वर्कर का भी 12%। नहीं, गिग वर्कर के लिए है ना, वो लोग ने स्पेसिफाई किया हुआ है, दैट इज द एक स्कीम है ना, अंडर सेक्शन 15(1)(d) के अंदर है ना स्पेसिफाई करेंगे वो जो स्कीम आएगी। जैसे मैंने बताया कि भाई ये सब 2020 स्कीम में 26 में सब स्कीम्स पीएफ है, ईडीएलआई है, पेंशन है, वो तो यहाँ पर जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो बहुत क्लियर है, उनका 12+12% नहीं डिडक्ट होगा, उनको सर्टन स्कीम्स में है ना एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे पेंशन और ईडीएलआई। पीएफ के लिए मुझे नहीं लगता है कि वो लोग एलिजिबल होंगे, ये 2 स्कीम के लिए है ना वो लोग एलिजिबल होंगे। इसीलिए अंडर सेक्शन 15 के अंदर 1D सब सेक्शन आप स्टडी करोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई कुछ अदर क्लास ऑफ एम्प्लॉइज है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए सर्टन स्कीम इंट्रोड्यूस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है।
थैंक यू जय, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। Thank तो दोस्तों, आपको अगर आज का एपिसोड हमारा अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक चलाते हैं जहां पर ये अपडेट्स और नॉलेज शेयर करते हैं। अगर आप ये जानकारी पाना चाहते हैं तो पॉडकास्ट के नीचे हमने एक लिंक दी है, उस पर जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका नाम है कंप्लायंस की बात, जय और गायत्री के साथ। थैंक यू, स्टे कंप्लायंट, स्टे इन्फॉर्म्ड।